नोवेल का इतिहास। अध्याय 1। राजा का पुनर्जन्म। अगर मैं भविष्य में राजा सम्राट होता तो मैं एक आड़ू के फूल की प्रशंसा करता। ये गुप्त राजवंश में एक कवि है। एक साधारण कक्षा में एक शिक्षक छंदों की व्याख्या कर रहा है और नीचे के छात्र ध्यान से सुनते हुए नोट्स ले रहे हैं। इस कक्षा में 30 से अधिक लोग हैं। आखिरी सीट पर एक किशोर थोड़ा कांप उठा और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। टूटी हुई मांग थोड़ी अव्यवस्थित थी और उसका नाजुक चेहरा भ्रम से भरा था। वह गहरी नींद से जागा, उसके कानों में परिचित और अपरिचित शब्द गूंज रहे थे। क्या मैं वापस आ गया हूँ? लंबे समय बाद उसके दिल में एक हल्की आह सुनाई दी और विक्रम शर्मा एक सत्य के प्रति निश्चित हो गया। उसने अपनी अपरिपक्व हथेली की ओर देखा, थोड़ा चौंक कर। प्राचीन कुएं की तरह उसकी आंखों में कोई तरंग नहीं थी, मानो उनमें अंतहीन उतार चढ़ाव हो, और यहाँ तक कि आकाश का दहना भी इन आंखों में जरा सा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल विक्रम शर्मा अकेला था और बिना कोई आवाज किए लंबे समय तक शिक्षक को स्थिर रूप से देख रहा था। डॉट डॉट डॉट। परिचित और अपरिचित यादें उसके दिमाग के कोनों में उभर आईं, जिससे विक्रम शर्मा का मन यह न जान पड़ा कि वह कितने सालों से शांत था। राजदीप, जिसे पहले विक्रम शर्मा के नाम से जाना जाता था, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने अपना नाम बदलकर राजेंद्र सिंह रख लिया। अमर क्षेत्र का स्वामी, जो अपनी शक्ति से सबको प्रभावित करता था। 10,000 साल बाद सम्राट का सिंहासन प्राप्त किया। प्रतिभाशाली, समकालीनों को परास्त करने वाला। अमर बनने के लिए हजारों वर्षों की कठिन साधना के बाद, 10,000 वर्षों तक सम्राट बने रहने के बाद, उन्हें एक समय लाखों वर्षों में प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना गया। उसके बाद जिनरू देवलोक में, और 10,000 वर्षों में अंततः कितने ही देवलोक के तीर्थंकरों को दबा दिया। राजमहल राजा सम्राट को विरासत में मिला। एक तरफ इसका प्रभुत्व था और देवलोक के हजारों लोग इसे राजा सम्राट मानते थे। अब वह अपनी युवावस्था में लौट आया है, समय को फिर से पा लिया है और एक बार फिर पृथ्वी पर एक साधारण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का छात्र बन गया है। अमरों का दफन, भगवान बनना मुश्किल है। मैं आखिरकार असफल हो गया। विक्रम शर्मा ने अपने दिल में शांति से आह भरी। उन्होंने अतीत को याद किया और अपने दिल में कहा, अगर अंतिम समय में अमर दफन विफल हो गया तो अमगोल्फ्ता का दफन मुझे कैसे रोक सकता है? इसने लाखों साल तोड़ दिए। यह एक दया है। देवता बनने की अंतिम विपत्ति में दृढ़ संकल्प, जिसे वह शुरू में चट्टान की तरह ठोस समझता था, क्षणिक लापरवाही के कारण एक दोष छोड़ गया। इसके परिणामस्वरूप महान क्लेश का आक्रमण हुआ। 3,000 काल्पनिक दुनियाओं के बाद दृढ़ संकल्प अंततः ढह गया। यदि यह अंतिम क्षण के लिए नहीं होता, जब उसने अपनी सारी साधना और 10,000 साल की विरासत को त्याग दिया, मृत्यु तक लड़ा, समय की लंबी नदी में डूब गया, तो शायद वह अमर दफन की विपत्ति में गिर गया होता। अपनी साधना के बाद से राजेंद्र सिंह दूसरों की तुलना में कमजोर नहीं रहा और वह हर परेशानी का सामना करने योग्य था। उसका दृढ़ विश्वास शुरू से ही अडिग था, उसमें कोई खामी नहीं थी। जिनरू अमर क्षेत्र के बाद सम्राट का दृढ़ विश्वास एक पर्वत की तरह स्थिर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अमर हृदय का दृढ़ संकल्प था जिसके कारण वह अंत में असफल हो गया, जिससे एक निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई और वह लगभग अमरता के क्लेश में पड़ गया। हालांकि अंतिम क्षण में विक्रम शर्मा को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी खामी तब थी जब वह साधना से पहले एक नश्वर था। यद्यपि वह अवधि छोटी थी, लेकिन यह उनके लाखों वर्षों में समुद्र में एक बूंद की समान थी। फिर भी इसने उनके दिल में गहरा अफसोस छोड़ दिया, जिसे 10,000 साल भी मिटा नहीं सके। अब उसका एक युवा व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म हुआ था और उसका शरीर खाली था। वह अमर शक्ति, जो मूल रूप से पहाड़ों और नदियों, गिरते तारों और चंद्रमाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त थी, अब वहां नहीं थी, और सभी शाही हथियार और जादुई शक्तियां भी गायब हो गई थी। लेकिन इसके बजाय उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई। मैं वापस आ गया हूँ, बिल्कुल ठीक। इतने सालों में उसने अपना नाम बदलने में भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वह विक्रम शर्मा के नाम के योग्य नहीं है, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर राजेंद्र सिंह रख लिया। अब जब वह अपनी युवावस्था में लौट आया है, तो वह उन पछतावों और अफसोस को दोबारा कभी नहीं होने देगा। खिड़की के बाहर बादल हल्के और धुंधले थे। गर्म सूरज की किरणें चमकदार खिड़की से गुजर रही थीं और सुनहरी चमक विक्रम शर्मा के चेहरे पर पड़ रही थी। कक्षा के बाद विक्रम शर्मा किताबें पलट रहा था, तभी उसने दरवाजे पर एक धीमी आवाज सुनी। विक्रम, मधुर आवाज सुनाई दी, जिसने विक्रम शर्मा के चिंतन को बाधित कर दिया। ऊपर देखने पर विक्रम शर्मा ने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसने गुलाबी रंग की छोटी आस्तीन की शर्ट और घुटनों तक सफेद स्कर्ट पहनी थी।
लंबे बाल कंधों पर लटक रहे थे, गोरी त्वचा के साथ वह शुद्ध और प्यारी लग रही थी, और उसकी मीठी मुस्कान हर किसी के लिए और भी आकर्षक थी, जिससे लोग लंबे समय तक नजरें नहीं हटा पाते थे। ये देखना मुश्किल नहीं था कि उसके चेहरे की विशेषताओं के साथ कुछ साल बाद वह एक ऐसी सुंदरता बनने के लिए नियत थी जिसकी प्रशंसा अनगिनत युवा प्रतिभाएं करती थीं। माया शर्मा। इस महिला की पहचान को याद करते हुए विक्रम शर्मा की आंखें पानी की तरह शांत थीं। वह उनके हाई स्कूल की सहपाठी थी। उसकी उपस्थिति उत्कृष्ट थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि असाधारण थी और शैक्षणिक प्रदर्शन भी शानदार था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उसे शहर के शीर्ष 10 में स्थान मिला और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। वह विक्रम शर्मा के पिछले सपनों की देवी भी थी। 2 साल तक उसका पीछा किया। अब माया शर्मा उसकी प्रेमिका थी। बाहरी लोगों की नज़र में यह विक्रम शर्मा की ईमानदारी हो सकती थी जिसने पत्थर को पिघला दिया। केवल वह ही जानता था कि तथाकथित प्रेमिका महज एक मजाक थी। दूसरे पक्ष ने उसे केवल मनोरंजन के खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि एक जन्मदिन की पार्टी में सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित भी किया, जिसके कारण अंततः वह निराश हो गया और पढ़ाई करने के लिए अनिच्छुक हो गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में वह केवल तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हुआ, जिससे उसके माता पिता को पछतावा हुआ। विक्रम शर्मा उठा, वह सभी की ईर्ष्यालु नजरों के बीच दरवाजे की ओर चला गया और हल्के से कहा, क्या बात है? माया शर्मा चौंक गई। उसने मूल रूप से विक्रम शर्मा की उत्साहित और शर्मिंदगी भरी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी, लेकिन इस समय उसे पता चला कि विक्रम शर्मा अप्रत्याशित रूप से शांत था। ये थी प्रतिक्रिया। इससे माया शर्मा को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की, बल्कि मुस्कुराई और बोली, अगली रात 8 बजे मेरी जन्मदिन की पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि तुम आ सकोगे। विक्रम शर्मा ने कोई बनावटी चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि हल्के से जवाब दिया, मैं समझ गया। माया शर्मा ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और विक्रम शर्मा के चेहरे को घूरते हुए ये देखने की कोशिश की कि वह कौन सी चाल खेल रहा है। क्या वह मेरा ध्यान खींचना चाहता है? माया शर्मा थोड़ा निराश थी। उसने अपने दिल में उपहास किया, शायद विक्रम शर्मा के दृष्टिकोण में ध्यान खींचने की इच्छा के बारे में सोचना बहुत अच्छा होगा। तो मैं जा रही हूँ, माया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और एक देवी की तरह गलियारे के किनारे चली गई। उसके साथ एक युवा लड़की थी, जिसके चेहरे पर अभिमानी अभिव्यक्ति और असंतोष था। माया, क्या ये लड़का थोड़ा अजीब व्यवहार नहीं कर रहा? मैंने कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वाकई ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेमी के रूप में चुना? माया शर्मा के बगल वाली लड़की ने थोड़ा तिरस्कार करते हुए कहा, अगर मैं कहूँ तो देव राठौर उससे कहीं बेहतर है। देव राठौर, जिसके बारे में उन्होंने बात की, वह विद्या मंदिर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में एक स्थानांतरण छात्र था। कहा जाता है कि उसके माता पिता ने शहर में लाखों की संपत्ति के साथ एक बड़ी कंपनी खोली थी। इसके अलावा देव राठौर इकलौता बेटा था, लंबा और सुंदर, जिसकी कई लड़कियां प्रशंसा करती थीं। क्या उसे चुनना सही नहीं है? माया शर्मा ने अपना मुंह ढककर हंसते हुए कहा, अगर मैंने जया वर्मा के साथ शर्त नहीं लगाई होती तो मुझे प्रेमी कैसे मिलता? तुम्हें पता है मेरे माता पिता कितने सख्त हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, जो प्रेमी को कपड़े बदलने की तरह बदलती है? छोड़ो, बेचारा, उसे भाग्यशाली समझो। रिया चौधरी ने व्यंग्यात्मक ढंग से विक्रम शर्मा की ओर देखा। उसे लगा कि माया शर्मा बेकार है। यद्यपि दूर खड़े विक्रम शर्मा ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन उसकी नज़र ने रिया चौधरी के चेहरे पर तिरस्कार देख लिया। लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। कितने समय तक सुंदर लड़कियां उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थीं, और यहाँ तक कि साधना की दुनिया की पहली गर्वित लड़की, और यहाँ तक कि देवलोक की महारानी, उसने व्यक्तिगत रूप से दबा दी थी। यहाँ तक कि राजमहल में नौकरानी भी माया शर्मा से बेहतर थी। माया शर्मा की उपस्थिति दूसरों की नज़र में खराब नहीं थी, लेकिन उनके राजा सम्राट के लिए यह आंखों को आकर्षित करने के लिए भी योग्य नहीं थी। अध्याय 2, चिरस्थायी कला। शुक्रवार का दिन था, दोपहर की छुट्टी थी। विक्रम शर्मा इस परिसर में टहल रहा था, दीर्घकालिक स्मृति की सांस महसूस कर रहा था और थोड़ी देर के लिए थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। वह अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर लौट आया था और इस युग में पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी। जब तक उसे स्वर्ग और धन्य भूमि नहीं मिल जाती, तब तक इस कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ खेती करना और भी कठिन है, और लगभग कोई कृषक नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की धुंधली आभा को महसूस करते हुए विक्रम शर्मा ने छुट्टियों के दौरान लंबे समय तक खोज की और अंततः एक झील के सामने रुक गया। जगमगाता साफ पानी और हरे पहाड़ जलदमरू मध्य के दोनों ओर के प्रतिबिंब शिल्प गैलरी की तरह सुंदर हैं।
प्रकाश झील जयपुर शहर का एक प्रमुख पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है और यह इस शहर का एक दुर्लभ शांत स्थान भी है। इतना ही नहीं, प्रकाश झील के बगल में यशोदा पर्वत पर जयपुर शहर का पहला विला क्षेत्र भी है, जिसकी कीमत अक्सर लाखों रुपए के बराबर होती है और गणमान्य व्यक्ति इसमें रहते हैं। यहाँ आम नागरिकों के लिए ये दुर्लभ है और जो लोग आते हैं वे अक्सर या तो अमीर होते हैं या महंगे होते हैं। विक्रम शर्मा यहाँ आया और अंत में संतुष्टि में सिर हिलाया। यहाँ की नसें अभी भी बरकरार हैं। यद्यपि इसकी आभा अल्प है, फिर भी ये केवल नींव निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करती है। उसने चारों ओर देखा और एक एकांत स्थान पाया। वह युवान को गले लगाने के इशारे में अपनी बाहें सीधी करके हथेलियां आकाश की ओर करके बैठ गया। यद्यपि देवलोक में इसे राजा सम्राट के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक क्षेत्र का स्वामी एक पक्ष पर हावी होता है। लेकिन वास्तव में विक्रम शर्मा के पिछले जीवन में नींव बनाने का तरीका बहुत ही साधारण था और यहाँ तक कि थोड़ी पृष्ठभूमि वाले संप्रदायों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में जिनरू देवलोक के बाद विक्रम शर्मा को राजा सम्राट की विरासत मिली। इससे पिछली कमियों की भरपाई हो गई और धीरे धीरे उनकी नींव पूरी हो गई। लेकिन अब स्थिति अलग है। उसके पास राजदीप की विरासत है, जिसे अमर सम्राट भी अपने पिछले जीवन में ईर्ष्या करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सामान्य नींव निर्माण विधियों की आवश्यकता नहीं है। चिरस्थायी कला। शाश्वत अमर शरीर को ढालो, चिरस्थायी अमर शरीर को गढ़ो। यद्यपि अमर शक्ति, जादुई हथियार और अलौकिक शक्तियां सभी लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जब तक चिरस्थायी कला मौजूद है तब तक उसकी नींव नहीं हिलेगी। झील के सामने विक्रम शर्मा का दिमाग एक तालाब में स्थिर पानी की तरह था। प्राचीन कुआं तरंग रहित था। धीरे धीरे उसका शरीर आसपास की दुनिया के साथ घुल मिल गया। आकाश और पृथ्वी से अदृश्य आभा के तंतु उसके चारों ओर एकत्रित होने लगे और जिनरू शरीर में प्रवेश कर गया, चिरस्थायी कला के पथ पर आकाश का चक्कर लगाते हुए और डेंटियन में वापस आ गया। यदि आप ध्यान से देखें तो आप उसके चारों ओर एक अदृश्य स्टैंड भी देख सकते हैं। झील तराजू से हिल रही है, विक्रम शर्मा की ओर झुक रही है। उसकी सांस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में है और इसमें एक निश्चित अद्भुत लय है। खेती को 8 लोकों में विभाजित किया गया है: क्यूई प्रशिक्षण, जिंदन, ट्रांसफॉर्मिंग गॉड, योवानिंग, रिटर्निंग वर्ड, हेडाओ, महायान और क्रॉसिंग क्लेश। सबसे बुनियादी क्यूई प्रशिक्षण को नींव निर्माण भी कहा जाता है और प्रत्येक दायरे को ऊपरी, मध्य और निचले ग्रेड में विभाजित किया जाता है। क्यूई परिष्कृत क्षेत्र का अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को शरीर में शामिल करना और आध्यात्मिक समुद्र को संघनित करना। तब से आम लोगों के विपरीत जीवन काल में 300 की वृद्धि हुई है और मंत्र डाले जा सकते हैं। चिरस्थायी कला कानून और शरीर की दोहरी खेती है। नींव के निर्माण के बाद यह आत्मा को भी प्राप्त कर सकता है और शरीर को परिष्कृत कर सकता है और शरीर को एक दानव की तरह परिष्कृत कर सकता है। प्रकाश झील में बहुत से लोग नहीं हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर विक्रम शर्मा स्थित है उसे एकांत में रखा गया है और कभी कभी लोग गुजरते हैं, लेकिन वे विक्रम शर्मा को कुछ न्यूरोसिस के रूप में अनदेखा करते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे चंद्रमा और तारे कम होते जा रहे हैं और रात जिन अंधेरे में है। विक्रम शर्मा का शरीर अचानक थोड़ा हिल गया। इस मंद रात में 2 सफेद हवा की धाराओं को स्पष्ट रूप से उसकी नाक गुहा से बाहर निकलते देखा जा सकता है। तीक्ष्णता की एक अस्पष्ट भावना थी, जिससे हवा को फाड़ने की थोड़ी सी आवाज हुई। आंखें अचानक खुल गईं और बंद हो गईं और प्रकाश की एक झलक विक्रम शर्मा की आंखों की गहराई में बह गई और आंखें दबंग अर्थ से भरी थीं। शांत होने से पहले उसने कुछ सांस ली। सफल नींव निर्माण। विक्रम शर्मा ने अपना सिर उठाया और हल्की मुस्कान दिखाते हुए आकाश की ओर देखा। उनके डेंटियन में स्पिरिट सागर 10 फीट से भी कम था। बहुत कमजोर था, लेकिन विक्रम शर्मा बहुत संतुष्ट थे। सफल नींव निर्माण का मतलब ये भी है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कृषकों की श्रेणी में कदम रखा है। आम लोगों के विपरीत ये पिछले जीवन से 10 साल पहले था। पिछले जन्म में मेरी मनस्थिति में कमी थी। महान क्लेश के दौरान अमर दफन क्लेश ने अमर हृदय दृढ़ संकल्प पर आक्रमण किया, जिससे मेरे शरीर को गंभीर क्षति हुई। इस जीवन में मैं बिना किसी पछतावे की पूर्णता प्राप्त करूंगा। उसकी आंखें तलवारों की तरह हैं, अत्यंत दृढ़। प्रकाश झील के तट पर मन चांदनी के नीचे खड़ी यह आकृति किसी देवता की तरह चमक बिखेर रही है। इतनी देर से वापस जाने पर राधा मेहरा को फिर से चिंता करनी होगी, है ना? विक्रम शर्मा ने चांदनी में अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह जयपुर शहर में स्कूल जा रहा है। उसके माता पिता आसपास नहीं हैं। उसकी माँ की दोस्त राधा मेहरा उसकी देखभाल करती है। स्मृति खोलते हुए उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि राधा मेहरा उससे 6 साल बड़ी थी
और इस साल ठीक 24 साल की थी। वरिष्ठता के अनुसार विक्रम शर्मा को राधा मेहरा को दीदी कहना चाहिए था, लेकिन समान उम्र के कारण वह लगभग हमेशा राधा मेहरा को उनके असली नाम से बुलाते थे। राधा मेहरा विक्रम शर्मा के लिए विशेष रूप से अच्छी है, अपनी बहन से कहीं बेहतर। इसलिए विक्रम शर्मा हमेशा राधा मेहरा का आभारी रहा है। दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय जाने के बाद उन्हें जयपुर शहर लौटने का अवसर कभी नहीं मिला, जब तक कि उन्हें एक आपदा का सामना नहीं करना पड़ा और वे राधा मेहरा से केवल एक बार अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के समय ही मिले। राधा मेहरा के बारे में सोचते हुए विक्रम शर्मा अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और प्रकाश झील से बाहर चला गया। इस समय मुझे नहीं पता कि मुझे टैक्सी मिल पाएगी या नहीं। इस समय विक्रम शर्मा रुक गया और दो आकृतियां उसकी ओर आईं। उनमें से एक पुराने जमाने का था और उसके सफ़ेद बाल थे। फिर भी उनके शरीर पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति से जबरदस्ती का निशान था, जिसकी खेती लंबे समय से उच्च स्थिति से की जाती थी। दूसरा बहुत छोटा है, केवल 20 साल से अधिक पुराना लग रहा है, जैसे कि वह एक गार्ड है, धीरे से बूढ़े आदमी का समर्थन कर रहा है, उसका चेहरा सम्मान दिखा रहा है। कोई इतनी देर से भी प्रकाश झील में आएगा? विक्रम शर्मा थोड़ा हैरान था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बूढ़े आदमी को और अधिक देख सकता था। ये कहना है, इन दो आंखों के साथ विक्रम शर्मा ने देखा कि यह बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब था। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, उसके पैर खाली थे और उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं। यदि वह अच्छी तरह से समझता है तो ये बूढ़ा व्यक्ति भी एक प्रकार के कृषक से संबंधित होना चाहिए, जिसके शरीर में आभा की कमजोर भावना है। लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ छिपी हुई चोटें लगी हैं, इसलिए उसके पास ये असामान्यताएं हैं जो कृषक का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी पर कृषक भी हैं। इस व्यक्ति की शक्ल तो देखो, वह मार्शल आर्टिस्ट का होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से शरीर की ताकत बहुत कमजोर है। विक्रम शर्मा मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें इत्मीनान से चमक उठीं और उसने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। उसे राहगीरों से पूछने के लिए किसी की जरूरत है। अपने पिछले जीवन में वह पृथ्वी पर सिर्फ एक नश्वर था और उसे खेती करने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वह 100 साल बाद पृथ्वी पर लौटा तो वह पहले से ही मानव और गैर मानव था। देवताओं को बदलने की स्थिति में कृषक को बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ क्यूई को सफलतापूर्वक एक नींव बनाने के लिए अभ्यास किया है और इस युग के खेती करने वालों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। ... लेकिन कहा कि पुराने और युवा प्रकाश झील में चले गए और विक्रम शर्मा को देखने के बाद दोनों समान रूप से आश्चर्यचकित थे। इस समय प्रकाश झील का दौरा करने के मूड में अभी भी बहुत कम युवा हैं। बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया और विक्रम शर्मा को उत्सुकता से देखा। अस्पष्ट रूप से उन्होंने महसूस किया कि यह युवक बेहद असाधारण था और यहाँ तक कि सैन्य भावना जिसने उसे लंबे समय तक चुप रहने के लिए छोड़ दिया था, वह थोड़ा हिंसक था, जैसे कि यह उन वर्षों में युद्ध के मैदान में जाने के अनिश्चित वर्षों की याद दिलाता है। खतरा। बूढ़े आदमी की आंखें घनीभूत हो गईं। वह इस भावना को जानता था, लेकिन उसने दशकों तक इसे महसूस नहीं किया था। बूढ़े आदमी पर विक्रम शर्मा की आंखों को देखकर उसके बगल का युवक सतर्क रहने में मदद नहीं कर सकता था। शायद यह एक युवा व्यक्ति है जो प्यार में टूट गया है। दादाजी राव, इस देर से ठंड को पकड़ने से सावधान रहें। राव दादाजी ने कुछ अनिश्चितता के साथ विक्रम शर्मा की ओर देखा और अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी हड्डियां इस ठंडी हवा को सहन करने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे जयपुर शहर लौटे 10 साल हो गए हैं। एकमात्र चीज जो नहीं बदली है वह है प्रकाश झील। इस समय विक्रम शर्मा अचानक उन दोनों की ओर बढ़ा। # अध्याय 3। युवक का चेहरा बदल गया और उसकी हथेली बहुत तेज गति से उसकी कमर को छूने लगी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की आंखों ने उसे रोक दिया। यद्यपि उसे लगा कि यह युवक सरल नहीं था, परंतु उसने यह नहीं देखा कि वह युवक दुर्भावनापूर्ण था। इसके अलावा उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था और हर कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। क्या तुम्हें चोट लगी है? विक्रम शर्मा के पहले वाक्य ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया, विशेषकर युवक को। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी काली हो गई। भले ही एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका हो, फिर भी उसने गुस्से से दबाव डाला। अपने शब्दों पर ध्यान दो। क्या तुम नहीं जानते कि बूढ़ों का सम्मान करने और युवाओं से प्यार करने का क्या मतलब है? बूढ़ों का सम्मान करें और युवाओं से प्यार करें। विक्रम शर्मा ने उस युवक की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा और उसे अनदेखा कर दिया। देवलोक राजदीप के सामने बुजुर्गों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। उन बूढ़े लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो सैकड़ों हजारों वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और अपने राजा सम्राट के सामने बूढ़े का सम्मान करने की बात करते हैं? तुम्हें कैसे पता?
इसके विपरीत बूढ़े आदमी का दिल चौंक गया और उसने विक्रम शर्मा को अविश्वसनीय तरीके से देखा। वह अपनी चोट को जानता है, लेकिन वह सभी प्रांतीय अस्पतालों में इसका पता नहीं लगा पाता है, या क्या यह उसका कोई पुराना दोस्त है जिसने इसका पता लगाने के लिए प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा तकनीक का इस्तेमाल किया था और उसके सामने वाला लड़का इसे एक नज़र में देख सकता है। बूढ़े आदमी की याददाश्त बहुत अच्छी है, वह जानता है कि यह निश्चित रूप से पहली बार है जब वह और यह युवक मिले हैं। मैं इसे देख सकता हूँ। विक्रम शर्मा मुस्कुराया और हल्की से बोला, मैं आपकी चोट को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जब आवाज गिरी तो विक्रम शर्मा ने बूढ़े आदमी की ओर अपनी हथेली बढ़ाई और उसका पता लगाना चाहा। अभिमानी युवक का रंग तुरंत बदल गया और उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की पहचान के महत्व को देखते हुए उसे कभी भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके सामने खड़ा युवक बहुत ही संदिग्ध था और उसने उसे रोकने के लिए गोली भी चलाई। हटो! विक्रम शर्मा की आंखें थोड़ी बंद हो गईं और उसने युवक की ओर ठंडी नज़र से देखा। उसके शरीर का मन थोड़ा कांप रहा था। अचानक युवक को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी हथेली एक लोहे की प्लेट की तरह थी जिसे उसने छुआ था। एक भयानक जवाबी झटके ने उन्हें कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सैन्य कार्य में कई वर्षों तक उन्होंने जो ताकत का अभ्यास किया था वह गायब होती दिख रही थी। विकास, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने युवक को डांटा। विकास का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसकी हथेली में गंभीर दर्द ने उसकी बांह को ऐसा महसूस कराया। केवल बूढ़ा आदमी ही जानता था कि उसके सामने खड़ा युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और विकास की कुशलता से उससे निपटा नहीं जा सकता था। ये बेटा वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट है। बूढ़ा आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। विक्रम शर्मा की उम्र को देखते हुए वह केवल 17 वर्ष का था और उसकी शक्ल परिपक्व थी। यहाँ तक कि उसने विकास को भी बेतरतीब ढंग से हिला दिया। मुझे डर है कि इस बेटे में आंतरिक शक्ति विकसित होने वाली है ना? बूढ़ा आदमी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा युवक आंतरिक शक्ति विकसित करने वाला है? क्या ये बेटा जयपुर शहर के किसी परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? विक्रम शर्मा ने अपनी हथेली को बूढ़े व्यक्ति की बांह तक फैलाना जारी रखा और धीरे धीरे अपनी बांह को उसकी कलाई के मध्याह्न रेखा पर रखने के लिए उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसके कार्यों में निस्संदेह आधिपत्य है और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि बूढ़ा आदमी तैयार है या नहीं। राजा सम्राट जिस व्यक्ति को मारना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही कोई व्यक्ति बचाना चाहता हो, लेकिन दूसरे लोग इसे कैसे रोक सकते हैं? ये वो दबंग विक्रम शर्मा है जिसकी खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। यह आसानी से कैसे बदल सकता है? माना ने मध्याह्न रेखाओं के साथ साथ खोज की और बूढ़े व्यक्ति के काले घावों की नींव पाए और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि यह बूढ़ा आदमी भी एक कृषक है, लेकिन उसके शरीर में क्यूई की भावना बहुत कमजोर है। उसके शरीर में मन की तुलना में ये सिर्फ धारा और नदी के बीच का अंतर है। आपकी मध्याह्न रेखाएं कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इसलिए इससे दुर्भाग्य होता है और अक्सर झुंझुनी होती है। मेरिडियन की क्षति के कारण भी गुर्दे में रक्त अलग होता है जो पूरे वर्ष जमा होता रहता है, जिससे बीमारी को जन्म मिलता है। विक्रम शर्मा ने हल्के से कहा, मन की थोड़ी सी हरकत के साथ क्षतिग्रस्त मेरिडियन को गर्म किया और कहा, मैंने इससे निपटने में आपकी थोड़ी मदद की है। मैं तुम्हें दवा लाने के लिए एक नुस्खा दे रहा हूँ। मैं कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में आपकी मदद कर सकता हूँ ताकि आपकी आंतरिक चोटें हमेशा की तरह अच्छी रहें। क्या? बूढ़ा आदमी इतना हैरान था कि युवक ने उससे पहले जो कहा वह लगभग वैसा ही था जैसा उसके पुराने दोस्त ने कहा था। अंतर केवल इतना है कि उसके सामने खड़ा युवक ठीक होने के प्रति आश्वस्त है, लेकिन उसका पुराना दोस्त दर्द को कम करने के लिए केवल अस्थायी रूप से ही दवा लिख सकता है। ये लक्षणों को ठीक करने और मूल कारण को ठीक करने के बीच का अंतर है। यहाँ तक कि एक बूढ़े व्यक्ति की स्थिति के बावजूद भी इस पर विश्वास करना कठिन है। तुमने जो कहा वह सच है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं? विक्रम शर्मा ने सवाल का जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने कोई बड़ा मजाक सुना हो। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक विक्रम शर्मा की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गया। ये देखकर कि यह युवक जवान था, उसका लहजा बहुत अहंकारी था। लेकिन विक्रम शर्मा के प्रदर्शन ने उसे दृढ़ विश्वास का एक और निशान दिया, विशेष रूप से अथाह आंतरिक शक्ति जो अभी अभी उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। क्या उसके सामने खड़ा ये युवक आंतरिक शक्ति का स्वामी है? ठंडी रात की हवा में गहरी सांस लेते हुए बूढ़े आदमी ने अपनी छाती पर रखा पुराना पेन उतार दिया और एक पुरानी आवाज निकाली, विकास, कागज ले आओ। राव दादाजी, वह शायद झूठा है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विकास बहुत चिंतित था
और अपनी कमर से बंदूक निकालने वाला था। विक्रम शर्मा को ये देखकर आश्चर्य हुआ। इस बूढ़े आदमी के बगल वाला व्यक्ति वास्तव में बंदूक से लैस है। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी की पहचान वास्तव में कुछ असाधारण है, लेकिन तो क्या? ऐसा लग रहा था कि वह इसे नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन मुस्कुराए। क्या राहगीरों से इस तरह पूछना बेहतर नहीं होगा? मैं तुम्हें कागज लेने दूंगा। राव दादाजी ने अपना सिर घुमाया और विकास का व्यवहार देखा और क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। इस सज्जन के प्रति अनादर की अनुमति नहीं है। हालांकि विकास तैयार नहीं था, फिर भी वह तुरंत मुड़ा और झील के बाहर ऑडी की ओर चला गया। राव दादाजी विक्रम शर्मा को घूर रहे थे, चाहे उसके सामने वाला लड़का कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उसके शरीर में अभी अभी जो आंतरिक शक्ति घुसी थी वह इतनी मजबूत थी, और तूफानी समुद्र कुछ देर के लिए उसके दिल में घूम गया था। उसके स्वर में विस्मय का एक संकेत था। श्रीमान का नाम पूछने की हिम्मत है? विक्रम शर्मा। राव दादाजी ने कुछ देर सोचा, लेकिन पाया कि जयपुर शहर में कोई शर्मा परिवार नहीं था, और वह थोड़ा भ्रमित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जल्द ही विकास ने कागज लाया और विक्रम शर्मा ने अपनी स्मृति के आधार पर कुछ सामान्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लिखीं। यद्यपि वे कुछ और नहीं बल्कि साधारण जड़ी बूटियां थीं, फिर भी वृद्ध व्यक्ति के शरीर के शोधन के बाद उसके घावों को भरना कठिन नहीं था। हर्बल दवा लेने के बाद आप मुझसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। विक्रम शर्मा ने इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन नंबर लिख लिया। उसे अभी भी बूढ़े आदमी से कुछ पूछना है, ताकि वह यह आंकलन कर सके कि पृथ्वी के कृषकों के बीच उसकी शक्ति का स्तर क्या है। बाद में विक्रम शर्मा ने जाने की योजना बनाई। इस समय वहां कोई वाहन नहीं है। बूढ़े आदमी को उसे विदा करने देने के बारे में क्या ख्याल है? राव दादाजी ने आंखों में रोशनी की चमक के साथ कहा, ये भी हो सकता है। विक्रम शर्मा ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया और बूढ़े व्यक्ति की मूल स्थिति में शांति से बैठ गया। विक्रम शर्मा के जाने के बाद राव दादाजी कार में बैठकर विक्रम शर्मा की अपरिपक्व पीठ को देख रहे थे और लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थे। ये बेटा युवा और भयानक है। वह पहले से ही आंतरिक शक्ति वाला योद्धा है, और वह जयपुर शहर में परिवार का शिष्य नहीं है। वह कौन है? राव दादाजी, आप अज्ञात मूल के ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? विकास हैरान था। वह बूढ़े की पहचान जानता था। एक प्रांत को हिला देने के लिए एक पेंटिंग पर्याप्त थी। इस युवक का इलाज करना, व्यक्तिगत रूप से उसे घर भेजना, यहाँ तक कि एक शहर का मेयर भी बूढ़े व्यक्ति के इलाज के योग्य नहीं है। राव दादाजी ने अपने सामने इस साधारण या पुराने आवासीय भवन को देखा। उनकी पुरानी आंखों ने विकास को चुपचाप देखा और आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 10 साल से वापस नहीं आया हूँ। जयपुर शहर में ऐसा किरदार होगा। विकास, आपको एक वाक्य याद रखना होगा। जब लोग छोटे तालाब में पानी में होते हैं तो उथले स्थान पर वोलोंग हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # अध्याय 4। साधारण ढंग से सजाए गए लिविंग रूम में राधा मेहरा सोफे पर थोड़ा चिंतित होकर बैठी थी। समय समय पर ऊंची घड़ी को देख रही थी। रात हो चुकी थी और विक्रम शर्मा अभी तक वापस नहीं आया था। विक्रम ने क्या किया? दीदी, वह बहुत बड़ा हो गया है। उसके पास हमेशा अपनी कुछ जगह होती है। राधा मेहरा के बगल में एक व्यक्ति था जो उससे 7 अंक मिलता जुलता था, लेकिन अपरिपक्व था। बात सिर्फ इतनी है कि उसका चेहरा ठंडा है, यहाँ तक कि उसके बोलने का लहजा भी। प्रिया मेहरा, आप कुछ शब्द कम नहीं कह सकती। राधा मेहरा अपने दिल में चिंतित थी और कुछ समय के लिए उसे थोड़ा दोषी ठहराया गया था। दीदी शीतल, कृपया विक्रम का ख्याल रखें। अगर उसे कुछ हो गया तो हम दीदी शीतल को कैसे समझाएंगे? प्रिया मेहरा की आंखें नीचे चली गईं, और जब उसने अपनी बहन की डांट सुनी तो वह और अधिक असंतुष्ट हो गई, और यहाँ तक कि विक्रम शर्मा के प्रति नाराजगी का संकेत भी मिला। जब से विक्रम शर्मा आया है, राधा मेहरा को उससे ज्यादा विक्रम शर्मा की परवाह है। हालांकि उसने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रिया मेहरा को उसके दिल में अपनी लोकप्रियता खोने का एहसास हुआ। इसलिए उसने हमेशा विक्रम शर्मा को नजरअंदाज किया है। दरवाजा थोड़ा सा खुला और बहनों ने एक ही समय में दरवाजे की ओर देखा। विक्रम, जब राधा मेहरा ने दरवाजे पर वह आकृति देखी तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। प्रिया मेहरा ने ठंडी सांस ली और खड़े होकर कहा, दीदी, मैं वापस सोने जा रही हूँ और मैं कल समीक्षा करने जाऊंगी। विक्रम शर्मा ने बहनों की जोड़ी की आकृति को देखा। दूर की याद उसे स्तब्ध किए बिना नहीं रह सकी, और वह एक समय के लिए भावनाओं से भरा था। मैं वापस आ गया हूँ। विक्रम शर्मा का दिल अनैच्छिक रूप से गर्म हो गया, थोड़ा खट्टा। ऐसा लगता है कि यह न केवल मेरी खेती का आधार है जो गायब हो गया है, बल्कि दृढ़ विश्वास गायब हो गया है।
विक्रम शर्मा ने हठपूर्वक सोचा, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राधा मेहरा के परिचित आंकड़े को देखते हुए उसकी आंखें लाल थीं। राधा मेहरा तुरंत भागी, विक्रम शर्मा को अपनी बाहों में गले लगाया और कहा, आपने क्या किया? क्या आप दीदी को मरना चाहते हैं यदि आप इतनी देर से वापस नहीं आते हैं? विक्रम शर्मा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। राधा मेहरा के समान आकार के बारे में था, लेकिन इस समय राधा मेहरा पजामा पहने हुए थी और उसके शरीर से आने वाली कोमलता ने उसके दिल को कांप दिया। राधा दीदी, मैं कितनी उम्र का हूँ, फिर भी आप मुझे एक बच्चे के रूप में क्यों मानती हैं? विक्रम शर्मा दहशत में मुक्त हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। ये देखकर कि विक्रम शर्मा ठीक था, राधा मेहरा ने भी अपना दिल छोड़ दिया। विक्रम शर्मा की शर्मीली उपस्थिति को देखकर वह अपना मुंह ढकने और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। ओह, मैं अभी भी शर्मिला हूँ। हाँ, अब विक्रम भी बड़ा हो गया है और उसे अपनी बूढ़ी औरत नापसंद है। राधा मेहरा के चिढ़ाने का सामना करते हुए विक्रम शर्मा अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। पहले उसे हमेशा ये पसंद नहीं था कि राधा मेहरा उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करे, लेकिन अब यह उसके दिल को गर्म कर देता है। साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें यह अनुभूति कभी नहीं हुई। राधा मेहरा ने विक्रम शर्मा की बांह ली और सोफे पर चली गई, अपना गला साफ किया, जैसे उसके माता पिता ने फटकार लगाई, कहो, तुम इतनी देर से वापस क्यों नहीं आए? यद्यपि राधा मेहरा भी कुछ ऐसा ही था, फिर भी वह अपनी आंखों में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, विशेषकर जब उसने विक्रम शर्मा की शर्मिंदगी देखी। अतीत में विक्रम शर्मा निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहेंगे और फिर घर में वापस चले गए। टहलने के लिए गया और जयपुर शहर के दृश्यों पर एक नज़र डाली। विक्रम शर्मा ने धीरे से कहा, वह राधा मेहरा की शरद ऋतु की तरह विद्यार्थियों को घूर रहा था। मैं आपको चिंतित करता हूँ, मुझे क्षमा करें। राधा मेहरा मदद नहीं कर सकी, लेकिन स्तब्ध रह गई, विक्रम शर्मा को देख रही थी, जो एक अजीब तरह से एक टकटकी में था। नहीं, ये ठीक है। राधा मेहरा थोड़ा भड़क गई थी। विक्रम शर्मा के साथ 3 साल के संपर्क के बाद ये पहली बार था जब उसने विक्रम शर्मा से माफी मांगी। ये देर रात है, राधा दीदी, जल्दी आराम करो। विक्रम शर्मा धीरे से मुस्कुराया, फिर मुड़कर कमरे में चला गया। विक्रम ने माफी मांगना कब सीखा? राधा मेहरा ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी, उसके दिल में सोच रही थी, तुम इतनी देर से वापस आए, क्या तुम गर्लफ्रेंड ढूंढने नहीं गए थे? विक्रम शर्मा ने झूलने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम वास्तव में प्यार में नहीं पड़ा है ना? ये सही है, इस उम्र में ये सामान्य है। जब उसने विक्रम शर्मा को गले लगाया तो उसके सख्त शरीर के बारे में सोचते हुए राधा मेहरा फुसफुसाए, उसका सुंदर चेहरा थोड़ी देर के लिए थोड़ा गर्म महसूस हुआ, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बड़ा हो गया है। ... कमरे में वापस आकर विक्रम शर्मा ने अपनी हथेली से उस डेस्क को धीरे से सहलाया जिसके साथ वह 3 साल से था, और वह एक हल्की सी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। डेस्क के नीचे दाईं और दूसरा दराज खोलते ही उसकी आंखों में लकड़ी के फ्रेम की तस्वीर उभर आई। चित्र में एक पुरुष और एक महिला के साथ साथ एक 13 या 14 वर्षीय लड़का, 3 सदस्यों वाला एक परिवार प्रकाश झील के तट पर खुशी खुशी रह रहा है। विक्रम शर्मा अपने पिछले जीवन की यादों को याद किए बिना नहीं रह सका। उनके पिता अजय शर्मा दिल्ली शर्मा परिवार के सदस्य थे। बाद में उसे विक्रम शर्मा की मां शीतल शर्मा से प्यार हो गया और बाद में उसने परिवार द्वारा तय की गई शादी से इनकार कर दिया और गुस्से में परिवार से अलग हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया और इसे अपने पिता विक्रम शर्मा के दादा के सामने बड़ी धूमधाम से रखा, ताकि वह देख सके कि लगभग उदास बूढ़े व्यक्ति शर्मा को दोबारा बीमारी हो गई है। तब से अजय शर्मा ने शीतल शर्मा को दिल्ली से बाहर निकाला और अकेले जयपुर शहर में रहने चले गए। विक्रम शर्मा की मां शीतल शर्मा वित्त विभाग में एक उच्च प्राप्त छात्रा थी। इसके अलावा अजय शर्मा को इतना औसत दर्जे का नहीं बनाया गया था। जब विक्रम शर्मा 14 वर्ष के थे तो दोनों ने व्यवसाय शुरू करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वे 3 साल के लिए रवाना हो गए। हालांकि विक्रम शर्मा को पता था कि इन 3 वर्षों में उनके माता पिता ने एक विदेशी देश में संघर्ष किया था, एक व्यापारिक किंवदंती जिसने खरोंच से सैकड़ों लाखों संपत्ति का उत्पादन किया था। एक को यमुना नदी के दक्षिण में कई स्थानों पर एक भूमिगत नेता बनना था, लेकिन उस समय विक्रम शर्मा को कुछ भी पता नहीं था। उस समय विक्रम शर्मा के दिल में यह उसके माता पिता थे जिन्होंने उसे छोड़ दिया और उसे बाहरी लोगों को सौंप दिया। उसके दिल में गहरी नाराजगी थी, यहाँ तक कि उसने इस तस्वीर को एक दराज में एक साथ रखा और इसे धूल में छोड़ दिया, और उसके माता पिता ने कभी फोन का जवाब नहीं दिया।
राधा मेहरा से केवल एक समाचार प्राप्त किया जा सकता है। उनके माता पिता बाहर एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे परिणाम हैं। वह उस समय अपनी किशोरावस्था में था, युवा जिद से भरा हुआ था। अपने पिछले कार्यों के बारे में सोचते हुए विक्रम शर्मा को अंतहीन शर्म महसूस हुई। पिताजी और माँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, विक्रम शर्मा ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें अचानक बहुत तेज हो गईं और ठंडी रोशनी चमक उठी। राहुल गुप्ता, तुमने पिछले जन्म में मेरे परिवार को नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि बदला लेने का भी मौका है। आपने इसे मुझ पर नहीं छोड़ा। आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं, विक्रम शर्मा, वापस आऊंगा। गुप्ता परिवार, राहुल गुप्ता। एक पिछला जीवन जो विक्रम शर्मा की नज़र में अप्राप्य था। अपने माता पिता की 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने राहुल गुप्ता को नाराज कर दिया। गुप्ता परिवार को इसे गायब करने में केवल 3 दिन लगे। मां का व्यवसाय दिवालिया हो गया और उसके पिता की शक्ति विभाजित हो गई और निगल ली गई, और यहाँ तक कि वापसी का मौका भी कभी पीछे नहीं रहा, पूरी तरह से बेसहारा। विक्रम शर्मा ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था। वह नफरत करता था कि कैसे वह इतना युवा और तुच्छ हो सकता है, विश्व मामलों से अनभिज्ञ। वह नफरत करता था कि उसके अस्थायी स्वभाव के कारण उसके माता पिता की 3 साल की कड़ी मेहनत नष्ट हो गई थी। वह नफरत करता था कि उस समय श्याम शर्मा ने गुप्ता परिवार को अपने माता पिता की नींव को नष्ट करने की अनुमति दी थी, लेकिन उदासीन था। यहाँ तक कि अंतिम माता पिता के अंतिम संस्कार में श्याम शर्मा भी नहीं दिखा। इसके बजाय उसने अपने पिता को शर्मा परिवार से निष्कासित करने के लिए एक पेपर छोड़ा। लेकिन तो क्या इस बार वह विक्रम शर्मा, वह राजेंद्र सिंह वापस आ गया है? गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार उसकी आंखों में कैसे हो सकता है? उसने जो अपमान किया है वह एक एक करके वापस आएगा, और जिन दुश्मनों ने उसे नष्ट करने की कोशिश की है उन्हें एक तलवार और एक तलवार से मिटा दिया जाएगा। इस जीवन में मुझे, राजेंद्र सिंह को, कोई पछतावा नहीं है। विक्रम शर्मा ने विस्मयकारी ढंग से अपना सिर उठाया और दुनिया भर के राजा की शाही इच्छा इस कमरे में गुप्त रूप से प्रतिज्ञा करते हुए जागृत हुई। उनके राजा सम्राट राजेंद्र सिंह अंततः इस समृद्ध शहर पर कदम रखेंगे। अध्याय 5, राव दादाजी का आमंत्रण। तारांकन। अगली सुबह आसमान चमकीला था। विक्रम शर्मा अभ्यास से उठा और अपने शरीर को एक अजीब मुद्रा में फैलाया। ये शरीर को परिष्कृत करने वाले देवताओं और राक्षसों की तस्वीर है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। शुरुआत में विक्रम शर्मा ने इसे देवताओं और राक्षसों के युद्ध के मैदान में प्राप्त किया था। अपने वर्तमान शरीर के साथ वह अपने शरीर को संयमित करने के लिए पहली परत का उपयोग मुश्किल से कर पाता था। जब खिड़की चमक रही थी, विक्रम शर्मा पसीने से लथपथ कमरे से बाहर चला गया और स्नान करने की योजना बना रहा था। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, चेहरे पर एक आकृति दिखाई दी जो लगभग उससे टकरा रही थी। तुम क्या कर रहे हो? प्रिया मेहरा चौंक गई और गुस्से में विक्रम शर्मा की ओर देखने लगी। विक्रम शर्मा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहाने जा रहा हूँ। उन्होंने प्रिया मेहरा को देखा, पजामा पहने, अपनी थोड़ी झटकेदार आकृति को छिपाते हुए, जेड युग्मन, चक्कर जैसे सफेद जेड पैरों के 2 टुकड़े। क्या देखना है? जल्दी करो, प्रिया मेहरा ने अपने दांतों को काटते हुए कड़वा कहा। उसने दरवाजा पटक दिया और अपने कमरे में लौट आई। विक्रम शर्मा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। खुशी से स्नान करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया, कपड़े बदले और अभ्यास करने के लिए प्रकाश झील जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह सीढ़ियों से बाहर चला गया, वह थोड़ा चौंका। तुम यहाँ क्यों हो? विकास चुपचाप नीचे की ओर इंतजार कर रहा था और विक्रम शर्मा को बाहर आते देख आश्चर्यचकित था। श्रीमान शर्मा, राव दादाजी ने मुझे आपके लिए इंतजार करने को कहा। विकास ने कहा, आपके द्वारा बताई गई औषधीय सामग्री तैयार है। इतनी तेजी से? विक्रम शर्मा थोड़ा हैरान था। वह जानता था कि राव दादाजी की पहचान असाधारण थी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा हैरान था। चलो चलते हैं, उसने हल्के से सिर हिलाया, कार में बैठ गया और चला गया। ऊपर प्रिया मेहरा ने खिड़की के माध्यम से इस दृश्य को देखा। थोड़ा उलझन में थी, लेकिन जल्दी से तिरस्कार दिखाया। मैं प्रगति के लिए बिल्कुल नहीं पूछती, मैं वास्तव में नहीं जानती कि मेरी दीदी क्या सोचती है। ... यशोदा गार्डन प्रकाश झील के बगल में यशोदा पर्वत पर स्थित है। इस विला क्षेत्र को जयपुर शहर में पहले विला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और आसानी से करोड़ों रुपए के लायक है, विशेष रूप से यशोदा पर्वत के शीर्ष पर पहला विला, जिसे शांत जल का मोती के रूप में जाना जाता है। यह अफवाह है कि इस विला को 38 करोड़ में बेचा गया था। ये नाम के योग्य जयपुर शहर का पहला विला है।
विक्रम शर्मा और विकास का गंतव्य शांत जल का मोती है, जो जयपुर शहर का पहला विला है। श्रीमान शर्मा, ये यहाँ है। बस से उतरने के बाद विकास ने सम्मानपूर्वक विक्रम शर्मा को नीचे आमंत्रित किया। विक्रम शर्मा हल्के से मुस्कुराया। कार में उसने राव दादाजी और विकास की पहचान भी पूछी। विकास का असली नाम रवि राव है। वह राव परिवार का एक संपार्श्विक है। बचपन से ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह कई वर्षों से राव दादाजी का अनुसरण कर रहा है। और राव दादाजी, उनका असली नाम प्रकाश राव है। ये नाम सुनकर विक्रम शर्मा को राव परिवार के बुजुर्ग प्रकाश राव याद आ गए। समुद्र के निकट स्थित अनेक राज्यों का अधिपति अपने पैर पटक कर किसी राज्य को थरथरा देने के लिए पर्याप्त है। उनकी स्थिति अत्यंत उच्च है। अपने पिछले जीवन में विक्रम शर्मा ने केवल इस नाम के बारे में सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने गलती से प्रकाश राव को राहगीर के रूप में चुन लिया था। श्रीमान शर्मा, राव दादाजी विला में आपका स्वागत करते हैं। रवि राव फुसफुसाया और विक्रम शर्मा को विला में ले गया। जैसे ही विक्रम शर्मा ने विला में कदम रखा, प्रकाश राव खड़ा हो गया। श्रीमान शर्मा, प्रकाश राव मुस्कुराए और अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए। विक्रम शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या औषधीय सामग्री तैयार है? ये सब यहाँ है। प्रकाश राव मुस्कुराया। उसके सामने औषधीय पदार्थों से भरा एक छोटा सा बक्सा था। ऐसी स्थिति में मेरे लिए एक कमरा छोड़ दो। विक्रम शर्मा ने सिर हिलाया। उसने बक्सा उठाया और प्रकाश राव के नेतृत्व में अंदर चला गया। ये कुछ सामान्य दवाएं हैं और इन्हें गोलियों में परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विक्रम शर्मा पैर मोड़कर बैठ गया, औषधीय सामग्री को अपने सामने रख दिया और चिरस्थायी कला को चलाने लगा। चिरस्थायी कला को पौधों और पेड़ों को नियंत्रित करने की शक्ति का अनूठा वरदान प्राप्त है। मैंने हवा में औषधीय शक्ति का एक निशान इकट्ठा होते देखा। साथ ही विक्रम शर्मा की उंगलियों के निशान भी एक मिट्टी के कटोरे में गिर रहे थे, जिसके अंदर आधा कटोरा पानी था। औषधीय शक्ति जिनरू के बाद साफ पानी हरे नीले रंग में बदल गया। दरवाजा खोलकर विक्रम शर्मा औषधीय तरल का कटोरा लेकर बाहर चला गया। उसके पीछे औषधीय सामग्री पहले ही पाउडर में बदल चुकी थी और गायब हो गई थी। प्रकाश राव इधर उधर घूम रहा था और इंतजार कर रहा था। जब विक्रम शर्मा बाहर आया तो वह थोड़ा चौंक गया और बोला, श्रीमान, आपको और क्या चाहिए? इसमें केवल 10 मिनट लगे और प्रकाश राव ने सोचा कि विक्रम शर्मा ने शोधन शुरू नहीं किया है। कोई जरूरत नहीं। औषधीय तरल के इस कटोरे को लेने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से औषधीय शक्ति को भान कर दूंगा और यह ठीक हो जाएगा। विक्रम शर्मा ने हल्के से कहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। क्या न केवल प्रकाश राव बल्कि रवि राव भी दंग रह गए। क्या ये शोधन सफल है? समय कितना कम है। भले ही वह एक आंतरिक शक्ति वाला मार्शल कलाकार हो, एक कुशल कीमियागर हो, फिर भी उसे इतने हल्के ढंग से कम करके आंकना असंभव है ना? प्रकाश राव ने तरल दवा का कटोरा दोनों हाथों से लिया। उसका रंग कई बार थोड़ा बदल गया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विक्रम शर्मा मुस्कुराया और परवाह नहीं की। यदि प्रकाश राव को कोई संदेह नहीं होता तो यह असामान्य होता। श्रीमान शर्मा समझते हैं कि बूढ़ा आदमी अविश्वास नहीं है, लेकिन सज्जन का तरीका बहुत चौंकाने वाला है। प्रकाश राव फूट फूट कर मुस्कुराया। उसने अपने दांत पीस लिए और तरल दवा पीने का मन बना लिया। ये दर्द उन्हें दशकों से परेशान कर रहा है और डॉक्टर की तलाश निरर्थक रही है। अब जब वह अंततः इलाज ढूंढ सकता है तो वह कैसे संकोच कर सकता है? विक्रम शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये प्रकाश राव निर्णायक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह राव परिवार की कमान संभाल सकता था। दादाजी। अचानक दरवाजा जोर से खोला गया और एक महिला गुस्से से भरी हुई तेजी से उसके पास आई। वह प्रकाश राव के पास गई और दवा का कटोरा पकड़ लिया। दादाजी, आप इतने भ्रमित क्यों हैं? क्या तुम ऐसे बालों वाले लड़के पर विश्वास करने की हिम्मत कर सकते हो? महिला ने गुस्से से कहा। उसने अपना सिर घुमाया और विक्रम शर्मा को घूर कर देखा। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। नंदिनी, अभिमानी मत बनो। प्रकाश राव गुस्से से चिल्लाया। उसने दवा का कटोरा उठाया और उसे एक तरफ रख दिया, फिर विक्रम शर्मा की ओर देखने के लिए मुड़ा। क्षमा करें श्रीमान शर्मा, मेरी पोती समझदार नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि श्रीमान शांत हो जाएंगे। विक्रम शर्मा क्रोधित नहीं था। उसने नंदिनी राव की ओर देखा। लंबे बालों और शॉल के साथ उसका चेहरा सुरम्य है। उसकी आंखें पानी की तरह इस समय गुस्से से भरी हुई हैं। उसकी नाक लटक रही है। उसके दांत उसके निचले होंठ को काट रहे हैं। नीली जीन्स उसकी पतली टांगों को छुपा रही है और उसकी छाती लंबी, गोल और मोटी है।
यदि इस महिला को प्राचीन काल में रखा गया होता तो वह एक विश्वासपात्र होती। वह आधुनिक समय में पैदा हुई थी और वह एक फैशनेबल पोशाक पहनती है और उसकी एक अनूठी शैली है। दादाजी, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वह झूठा है। नंदिनी राव ने देखा कि विक्रम शर्मा ने खुद को बेईमानी से देखने की भी हिम्मत की और वह और भी क्रोधित हो गई। उससे छोटा किशोर क्या कर सकता है? उसके दादाजी ने यह नहीं कहा कि वह सोने की बेटी है, लेकिन उसके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था। वह एक ऐसे बच्चे के साथ लापरवाही से व्यवहार कैसे कर सकता था जो अपनी चोटों की उत्पत्ति और विवरण नहीं जानता था? क्या ये संभव है कि इस बच्चे की तुलना उन घरेलू और विदेशी विशेषज्ञों से की जा सके, लेकिन मार्शल आर्ट सफल नहीं है? नंदिनी, तुम। प्रकाश राव ने भी कटुतापूर्वक मुस्कुराते हुए माफी मांगी। ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे रोजाना लूट का माल खाने की आदत है। श्रीमान, नाराज मत होइए। स्वाभाविक रूप से विक्रम शर्मा को नंदिनी राव के समान ज्ञान नहीं होगा। वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने कहा था कि मैं झूठा हूँ, तुम इसे कैसे साबित कर सकती हो? नंदिनी राव का गुस्सा स्थिर था। उसके पास कोई सबूत कहाँ था? विक्रम शर्मा की मुस्कान देखकर उसे नफरत महसूस हुई और उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मेरे दादाजी ने कहा था कि तुम आंतरिक शक्ति वाले एक मार्शल कलाकार हो। तुम मेरे साथ एक कोशिश क्यों नहीं करते? मुकाबले के बारे में क्या ख्याल है? यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मेरा मानना है कि आप मेरे दादाजी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो आप मुझे जहां तक संभव हो चले जाओ। नंदिनी राव ने उपहास करते हुए कहा, यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। नंदिनी राव में गर्व की झलक थी। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन वह बचपन से ही मार्शल आर्ट मास्टर की पूजा करती थी। अब हालांकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को संघनित कर लिया है, वह आंतरिक शक्ति मार्शल कलाकार की दहलीज में आधा कदम रख रही है। ओह! विक्रम शर्मा मुस्कुराया। उसने नंदिनी राव की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुमने वादा किया था। नंदिनी राव चौंक गई, कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी। आप सहमत क्यों नहीं हुए? विक्रम शर्मा मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा था, और इससे भी अधिक क्रोधित होकर नंदिनी राव का सुंदर शरीर विक्रम शर्मा के मुस्कुराते चेहरे को टुकड़ों में फाड़ना चाहता था।